नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक दिवस के दिन राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगे यूपी के 75 शिक्षक। लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे परीक्षा में यूपी की बेटियों ने लहराया परचम। अब असल राशन कार्ड धारकों की आसानी से होगी पहचान। प्रयागराज और आगरा के बीच चलेगा वंदे भारत। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने राज्य में बिजली दरें बढ़ने को लेकर के कही ये बात। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट टाउन प्लानर के 24 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2023 है। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बैचलर डिग्री या पीजी डिप्लोमा हासिल किया हो या फिर किसी संबंधित इंस्टीट्यूट की एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क 125 रुपये लगेंगे। वहीं SC/ST वर्ग के लिए दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये लगेंगे। शिक्षक दिवस के दिन राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगे यूपी के 75 शिक्षक। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित 75 शिक्षकों की सूची जारी हो चुकी है, जहां पुरस्कार के लिए हर जिले में एक शिक्षक का चयन हुआ है। बता दें कि शिक्षक दिवस पर इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा बताया गया है कि शासन की तरफ से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को चयन समिति की तरफ से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर चयन किया गया है। इन शिक्षकों का 17 से 21 अगस्त तक इंटरव्यू भी किया गया था। इसमें शिक्षकों के नवाचार से लेकर सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हुए चयन समिति ने इन शिक्षकों की संस्तुति की है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे परीक्षा में यूपी की बेटियों ने लहराया परचम। उत्तर प्रदेश में लगातार लड़कियों की सफलता आसमान छू रही। हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों को पछाड़ते हुए आगे निकल रही। अब इसी कड़ी में लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की गई, जहां कानपुर की निशी गुप्ता टॉप हुई। वहीं दूसरे स्थान पर प्रयागराज के शिशिर यादव और तीसरे स्थान पर कासगंज की रश्मि सिंह ने सफलता पाई। बेटियों की सफलता का ग्राफ फिर से आगे दिखा। बता दें कि कुल चयनित अभ्यर्थियों में 55% बेटियों ने पीसीएस जे 2022 में सफलता पाई। इससे पहले यह ग्राफ वर्ष 2018 में लगभग 52% था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साथ ही भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC की स्थापना हुई थी। वर्ष 1964 में भारत की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाया गया था। वर्ष 1973 में भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राम कपूर का जन्म हुआ था। वर्ष 2000 में भारत के पड़ोसी देश चीन ने तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले अपने एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया था। वर्ष 2008 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा डी सुब्बा राव को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी में 700 नई बैंक शाखाएं खोलने की दी मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी में 700 नई बैंक शाखाएं खोलने की मांग पर अपनी सहमति दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार शाखाएं खोलने वाली जगह चिन्हित कर पूरी कार्य योजना आगामी वर्ष में 31 मार्च तक तैयार कर ली जाएंगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 7 राज्यों के साथ बैंकिंग सीडी रेशियो, डिजिटल लेनदेन व वित्तीय समावेशन की स्थिति पर बैठक हुई, जहां राज्यों के प्रतिनिधि के साथ ही बैंकों के चेयरमैन भी शामिल रहे। इस बैठक में समीक्षा में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश कुछ योजनाओं जैसे यूपी अटल पेंशन योजना, PM स्वनिधि योजना, जीवन ज्योति योजना और वार्षिक ऋण योजना में प्रथम स्थान पर आया है। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन का लक्ष्य राज्य द्वारा पूरा किया जा चुका है, जिसे लेकर यह निर्णय लिया गया। साथ ही सीएम योगी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बधाई दी। विकास प्राधिकरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई जा रही है योजना। आवासीय और व्यावसायिक योजना लाने व पैसे जुटाने के लिए नगर निगमों की तर्ज पर राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों को बॉन्ड लाने की सुविधा देने जा रहा, जहां लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा व गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों को पहले चरण में लाए जाने की तैयारी है। यदि मुनाफा होता है तो उसके खरीदारों को लाभ दिया जाएगा। राज्य में अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास पैसे नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये विकास प्राधिकरण जमीन खरीदने के साथ ही योजनाओं को भी नहीं ला पा रहे थे। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि बॉन्ड लाकर विकास प्राधिकरण पैसे जुटाएं, जिससे जमीन लाकर योजनाएं लाई जाएंगी और मुनाफा होने पर बॉन्ड लेने वालों को इसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। शासन के अनुसार यदि ऐसा होता है तो विकास प्राधिकरणों की आय में इजाफा होगा, साथ ही आवासीय और व्यावसायिक जरूरतें भी लोगों की पूरी हो सकेंगी।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे श्री वनखंडी मंदिर बरेली के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बरेली के 7 नाथ मंदिरों में से ये भी मंदिर शामिल है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बरेली के नवादा क्षेत्र में पड़ता है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। सावन के समय खासकर सोमवार को यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ आपको भगवान शिव के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं जैसे गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी के दर्शन करने को मिल जाएंगे। यहाँ के शांत व शुद्ध वातावरण में आप अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रयागराज और आगरा के बीच संचालित होगा वंदे भारत। यूपी में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत इस ट्रेन को प्रयागराज से ताजनगरी आगरा के बीच चलाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। बता दें कि रेल के हर रेल रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का पीएम मोदी द्वारा ऐलान किया गया था, जिसके तहत नई वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के मद्देनजर सभी जोनों से रेलवे बोर्ड दिल्ली ने रिपोर्ट मांगी थी। प्रयागराज आगरा रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन का प्रस्ताव उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट के साथ भेज दिया था। प्रस्ताव में वजह बताते हुए कहा गया था कि प्रयागराज और आगरा दोनों ही शहर पर्यटन के लिए मशहूर है। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही। 452 किलोमीटर के इस रूट पर दोनों शहरों को जोड़ने वाली लग्जरी ट्रेन होनी चाहिए। कम समय में सुविधाजनक सफर मिलेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। इससे 2 पर्यटन स्थल जुड़ जाएंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान की टीम को चेतावनी देते हुए कही ये बात। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कल देखने को मिलेगा, लेकिन इस मुकाबले से पहले ही भारत पाक के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग देखी जा रही, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान टीम को बड़ी चेतावनी देते हुए बताया है कि उनका मानना है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ मैच में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के पल्ले केले में एशिया कप का यह मुकाबला खेला जाना है। वाराणसी में दीपावली से पहले दोबारा बसाए जाएंगे टेंट सिटी। वाराणसी में दोबारा टेंट सिटी देव दीपावली से पहले गंगा पार रेती पर बसाए जाने की तैयारी है। औपचारिकता पूरी करने के साथ ही जलस्तर कम होने पर 15 नवंबर से कॉटेज तैयार किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार टेंट सिटी की क्षमता इस बार बढ़ाई जा सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही कि 7 महीने तक टेंट सिटी में 35,000 से भी अधिक सैलानी आ सकते हैं। 1 जून से ही 80 घाट के सामने मानसून सीजन को देखते हुए बसी टेंट सिटी से कॉटेज को हटा दिया गया था, लेकिन गंगा के जलस्तर को स्थिर देख इसे फिर से बसाने की योजना पर काम किया जा रहा। विकास प्राधिकरण गंगा किनारे बसाने वाले टेंट सिटी में पेयजल, बिजली, सीवेज, सड़क के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया करवाएगा। 1 नवंबर से बुकिंग शुरू करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने राज्य में बिजली दरें बढ़ने को लेकर कही ये बात। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने मीडिया से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश की बिजली दरें बढ़ाने जाने को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अभी बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अतिरिक्त भार स्थानीय क्षति खत्म करके हर उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। राजस्व घाटा कम किया जाएगा। इसके लिए चोरी रोकने के साथ ही डेटा एनालिसिस सिस्टम दुरुस्त किया जा रहा। जब उनसे पूछा गया कि हाल ही में सरचार्ज का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया है तो क्या कॉर्पोरेशन बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। उपभोक्ता इस बात का ध्यान रखें कि जितनी बिजली खर्च कर रहे हैं उसका समय पर भुगतान करते रहे, बकाया ना रखें, बिजली चोरी ना करें। निगमों के प्रस्ताव को सुनवाई के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार ना पड़े। वृंदावन में गोकुल तक यमुना में चलेंगे 2 क्रूज। जल परिवहन के लिए 2 क्रूज यमुना में वृंदावन से लेकर गोकुल तक स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस क्रूज की क्षमता लगभग 400 सवारियों की है। इसी महीने में लगभग 40 करोड़ रुपए इसके संचालन को लेकर निकाले जाएंगे। साथ ही साथ स्टीमर भी आधे दर्जन से अधिक लाए जाएंगे। बता दें कि तत्कालीन मंत्री नितिन गडकरी को ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यमुना में जल परिवहन का प्रस्ताव सांसद हेमा मालिनी द्वारा भेजा गया था। बता दें कि वृंदावन से गोकुल तक का जल मार्ग क्रूज के जरिए लगभग 22 किलोमीटर लंबा रहेगा। इस मार्ग में 11 जगहों पर टर्मिनल बनाए जाएंगे। पर्यटक इन जगहों पर आसानी से चल उतर सकते हैं। इन 11 जगहों में टर्मिनल का निर्माण जुगल घाट, विहार घाट, केसी घाट, देवराह बाबा घाट, पानी गांव, कंस किला, स्वामी घाट, विश्राम घाट, सुदर्शन घाट, गोकुल घाट और गोकुल बैराज पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार त्यागी के बारे में। एक हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार थे। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 1 सितंबर वर्ष 1931 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर नवादा गाँव में हुआ था। इनके प्रसिद्ध कृतियों में एक कंठ विष पाई जो कि एक काव्य नाटक था और मसीहा मर गया नाटक, वहीं काव्य संग्रह में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत उपन्यास में छोटे छोटे सवाल
आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, लघु कथा में मन के कोण और गजल संग्रह में साय में धूप आदि शामिल हैं। अब असल राशन कार्ड धारकों की आसानी से होगी पहचान। हर राशन कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने की योजना यूपी सरकार बना रही, जिसके तहत केवाईसी यानी ऑनलाइन सत्यापन 15 करोड़ लाभार्थियों को करवाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि खाद्य विभाग द्वारा इसे लेकर निर्देश दिए गए कि ताकि इस तरह के कदम उठाए जाने से सस्ते राशन की दुकानों से अनाज के साथ ही और भी कोई जरूरी सामग्रियों के वितरण में पारदर्शिता आ सके। कार्ड धारकों के केवाईसी करवाने से दुकानों पर जाने के बाद ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार में अंगूठे लगते ही सत्यापन हो जाएंगे। सत्यापन होने के साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि जो कार्ड धारक हैं उसी के द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि यदि आप अपने वसीयत से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें। कोई भी व्यक्ति वसीयत के द्वारा संपत्ति को के दावेदारों के बीच बांटता है। यदि आपको भी संपत्ति वसीयत से मिली है पर आप मिली इस संपत्ति से संतुष्ट नहीं, आपको ऐसा लग रहा कि संपत्ति बंटवारे में भेदभाव हुआ है या बंटवारा गलत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब वह वसीयत संपत्ति के मालिक से नशे की स्थिति या उसके मानसिक संतुलन ठीक न होने की स्थिति या उसके इच्छा के बिना बनाई गई हो। ऐसे परिस्थिति में आप कानूनी मदद ले सकते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपके पास इसे लेकर कोई ठोस सबूत होंगे। ठोस सबूत के बावजूद भी आपको कई पेचीदे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी इस तरह की स्थिति बन रही हो तो किसी अच्छे वकील की सलाह जरूर लें। घोसी उपचुनाव के दौरान मत के सर्वेक्षण पर लगी रोक। जल्द ही घोसी विधानसभा उपचुनाव आयोजित होने वाले हैं। उपचुनाव के दिन यहां मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के बाद आधे घंटे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा मत का सर्वेक्षण नहीं किया जा सकेगा। ना ही मीडिया द्वारा किसी तरह सर्वेक्षण का प्रकाशन या प्रचार प्रसार कर पाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा द्वारा बताया गया है कि 5 सितंबर को मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन नहीं होगा। साथ ही किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंधित रहेगा। जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। वाराणसी में पूरे 2 महीने बाद हाईवे पर खुलेंगे दोनों लेन। वाराणसी में आज 12 बजे के बाद से पूरे 2 महीने बाद हाईवे के दोनों लेन को खोल दिया गया है। दरअसल इस हाईवे के लेन को सावन में भक्तों की लगने वाली भीड़ को लेकर बंद कर दिया गया था। हालांकि अब इस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। इसके अलावा यातायात विभाग की तरफ से यहां लगाई गई ड्यूटियों को भी हटा दिया गया है। वहीं इसे लेकर डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि सावन का आखिरी सोमवार खत्म हो चुका है। हालांकि रक्षाबंधन तक भी श्रद्धालु आते हैं। पूर्व निर्धारित प्रतिबंध भी लागू है। बीते ही दिनों दोनों लेन से आवागमन सुचारू हो चुका है। लखनऊ नगर निगम का फैसला, शहरी और ग्रामीण ऑटो को मिलेगा अलग अलग रंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो को लेकर कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक फैसला लेते हुए कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो का रंग अलग अलग होगा। साथ ही सिटी बसों, ऑटो और ई रिक्शा के स्टैंड शहर के चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। बता दें कि इस बैठक में बस स्टैंड बनाने सहित और भी कई बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। शहर में कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन चलने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में वाहन को 2 रंगों में बांट दिया जाएगा तो वाहन रोकने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा कलर कोडिंग शहर के जंक्शन पर भी लागू किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही सिटी परमिट वाले ई रिक्शा का भी कलर कोडिंग किया जाएगा। बता दें कि 8 जोन में अलग अलग रंग के ऑटो चलाने का प्रस्ताव डीसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल द्वारा लिया गया था। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि नगर निगम शहर के चारों दिशाओं में एक पार्किंग स्टैंड बनाएगा, जहां केवल जब्त किए गए वाहनों को ही खड़ा किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन चिन्हित करना नगर निगम द्वारा शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार शनिवार से फिर से मौसम बिगड़ेगा और बारिश हो सकती है। 357 साल पुरानी परंपरा के तहत काशी में आयोजित हुआ झूलनोत्सव। काशी में झूलनोत्सव का आयोजन चंद्रयान 3 के थीम पर आयोजित किया गया, जहां बाबा श्री काशी विश्वनाथ की रजत प्रतिमा को 357 साल पुरानी परंपरा के तहत झूला झुलाया गया। ज्योतिर्लिंग के ऊपर प्रतिमा को रख दिया गया था, जहां पुजारी समेत कई श्रद्धालुओं ने बाबा को झूले झूलाए। इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए करीब 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां शयन आरती का आयोजन भी देखने को मिला। कानपुर के कॉलेज में इस कोर्स के शुरू होते ही युवाओं के साथ बुजुर्ग भी कर रहे हैं पढ़ाई।
कानपुर के कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल इस कॉलेज में पहली बार डिप्लोमा इन कर्मकांड और MA ज्योतिर्विज्ञान का पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। इस नए कोर्स में महज 20 सीटें ही निर्धारित हुई थी, लेकिन लोगों का रुझान और सीट फुल होता देख सीटें और भी बढ़ाने पड़े। अब के समय में लोगों के बीच किसी भी क्षेत्र में जाति का बंधन नहीं रह गया, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि कर्म कांडों की शिक्षा में कुछ खास वर्ग के लोग ही अधिक शामिल होते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में इस कोर्स के शुरू होने से जाति ही नहीं बल्कि उम्र का बंधन भी टूटता देखा, क्योंकि ज्योतिष और कर्मकांड की पढ़ाई के लिए यहाँ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक द्वारा बताया गया कि यूनिवर्सिटी में पहली बार कर्मकांड व ज्योतिर्विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। लोगों के रुझान के कारण सीटें भी बढ़ानी पड़ी है। इस कोर्स में जाति का बंधन टूटता दिखा है। अगर जरूरत पड़ी तो और सीटें बढ़ाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश से बिहार के पश्चिम चंपारण तक बनेगी नई रेल लाइन। आनंद नगर घुगली वाया महाराजगंज को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अब नई रेल लाइन उत्तर प्रदेश से बिहार के पश्चिम चंपारण तक बनाई जाएंगी। पश्चिम चंपारण के साथ ही नेपाल के यात्रियों को भी इस रेल लाइन से लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि इस नए रेल लाइन के रूट की बात करें तो यह ट्रेन नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड के मध्य स्थित घुगली स्टेशन से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक जाएगा। पहले किस्त में इस योजना के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि फोटो को सुरक्षित रखने के लिए गूगल द्वारा लाए जा रहे इस फीचर के बारे में। अक्सर हम अपने मोबाइल में रखे फोटोज को लेकर चिंतित रहते हैं कि इसे सुरक्षित कैसे रखें, लेकिन अब इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर गूगल फोटो लॉक्ड फोल्डर की सुविधा लेकर आ रहा। जो यूजर्स इसका इस्तेमाल करेंगे वे अपने निजी तस्वीरों को पासवर्ड के पीछे रख पाएंगे। इसे आईफोन और वेब यूजर्स के लिए अपडेट करने का काम चल रहा है। गूगल के क्लाउड की मदद से इसे कई डिवाइसों पर iOS और वेब यूजर एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह फोटो को लॉक तो रखता ही है, साथ ही इसमें मौजूद सभी इमेज, फोटो फीड या अन्य किसी भी ऐप्स में दिखाई नहीं देते। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में आराधना के बाद खिलाड़ी और जनजातीय छात्रों से सीएम योगी ने की बात। बीते ही दिनों तुलसीपुर में शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के गर्भगृह में आदि शक्ति मां पटेश्वरी देवी की सीएम योगी ने आराधना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। वहीं वहां मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्ग के विकास का काम कर रही। आगे उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी केंद्र व प्रदेश सरकार ने बेहतर काम करने के प्रयास किए हैं। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें जिले के विकास कार्यों की जानकारी दी, जहां सीएम योगी ने यहां प्रगति के कार्यों की समीक्षा की। वहीं मौजूद खिलाड़ी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रोत्साहन को कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने थारू के जनजातीय के छात्रों के साथ भी संवाद कर उन्हें भविष्य निर्माण को लेकर चर्चा की। यूपी में इन 3 जिलों को मिलेगा फॉल्ट मुक्त बिजली। गोरखपुर मंडल के 3 जनपदों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर के करीब 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं को पावर कॉर्पोरेशन फॉल्ट मुक्त बिजली देगा, जहां बिजनेस प्लान और अतिरिक्त बिजनेस प्लान के तहत 99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 20 बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी व छोटे बड़े करीब 800 ट्रांसफार्मरों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अब नई लाइन का निर्माण कार्य अधिभारित HT लाइन की जगह पर किया जाएगा। साथ ही प्रोटेक्शन सिस्टम भी बिजली घरों पर लगाए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अल्वनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक ने UPI अंतर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केनरा बैंक, ऑप्शन बी है SBI बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है केनरा बैंक। हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है सूरत। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1895 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1888 ईस्वी में। किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? ऑप्शन ए है बेतवा नहर, ऑप्शन बी है घग्गर नहर, ऑप्शन सी है शारदा नहर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शारदा नहर।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।